हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉलिटिकल साइंस में। आज हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी पुस्तक और कार्ल मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक क्यों कहा जाता है, इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स, जो कि ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर मानेंगे, तो ये हमारा पहला वीडियो है कार्ल मार्क्स से संबंधित, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जो कार्ल मार्क्स की रचनाएं हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय को देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के एक यहूदी मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स मूलतः दार्शनिक और उसका मित्र एंगल्स अर्थशास्त्री था। आगे हम कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहली कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है वह है द होली फैमिली 1844 ईस्वी, जो कि उसके मित्र एंगल्स के साथ लिखी हुई है। यह पुस्तक प्रथम पुस्तक जो कि उसने एंजल्स के साथ लिखी है। सर्वप्रथम सर्वहारा शब्द का प्रयोग कार्ल मार्क्स इसमें करता है। सर्वहारा वर्ग आप समझ सकते हैं। आगे जो ये वर्ग सिद्धांत देता है, तो सर्वहारा वर्ग श्रमिकों को ये कहता है। तो ये इसका सबसे पहले इस शब्द का जो इसने इंगित किया है वह अपनी पुस्तक द हॉली 1844 ईस्वी में करता है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स की पुस्तक पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, जो कि 1847 ईस्वी में ये प्रकाशित होती है। और इसका जो थीम है वो है द्वंद्वात्मक एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा, जो कि कार्ल मार्क्स ने हेगल से ली हुई है। नेक्स्ट इसकी बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसमें बहुत सारे कोटेशन है जो एग्ज़ाम में अक्सर आपको मिलते हैं। तो आप हमारी वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है मार्क्स से संबंधित वाले वीडियो, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको इस वीडियो के जितने भी कार्ल मार्क्स के हैं सारे एक साथ उसका सार दिया हुआ है, यानी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं कार्ल मार्क्स की क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1859 ईस्वी में प्रकाशित होती है। यह पुस्तक राजनीति अर्थव्यवस्था की विवेचना करती है। और आगे हम मार्क्स की पुस्तक को देखेंगे, जो कि है उसका नाम द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, जो कि 1870 और 71 के बीच में प्रकाशित हुई। और जो कि इसकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक कहेंगे कार्ल मार्क्स की, वो है दास कैपिटल। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये दास कैपिटल इसकी बुक है जो पूंजीवाद की विशेष व्याख्या पर बल देता है। यह 1877 यानी मार्क्स के बाद 1885 और 94 में करके इसके अंश को प्रकाशित किया गया था। लास्ट में हम मार्क्स की पुस्तक देखेंगे। जो सबसे लास्ट में बुक है वो है कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि 1859 ईस्वी में प्रकाशित होती है। इसका जो सार है उत्पादक शक्ति व उत्पादन संबंधों में विसंगति आने पर क्रांति होती है। अब हम आगे कार्ल मार्क्स को देखेंगे कि उसे क्यों प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक कहा गया। चूँकि इसके पहले भी समाजवाद पे बहुत सारे विचारकों ने अपने विचार दिए भी थे, लेकिन इसी को ही क्यों माना गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवादी विचारधारा पे। कार्ल मार्क्स सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात करने वाला प्रथम विचारक नहीं था। यानी आप समझ सकते हैं कि पहले भी इसके बारे में लोगों ने बातें की थी, बल्कि फ्रांस में नायल बाबेफ, सेंट साइमन, चार्ल्स फैलियर इत्यादि प्रमुख विचारक हुए थे। इसके पहले भी जो समाजवादी विचारधारा को व्यक्त कर चुके थे। सिर्फ मार्क्स ही ऐसा नहीं है जिसने सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात कही हो।
और नेक्स्ट पॉइंट में भी हम देखेंगे, यह विचार आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे। यानी जो इसके पहले समाजवादी विचारक हुए थे, वह आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन का जो न्यायपूर्वक वितरण हो, यानी आर्थिक स्थिति के विचार को ये प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें ये बताते हैं कि जो धन का बंटवारा हो वो न्यायपूर्ण हो, यानी संपत्ति किसी एक के पास ज़्यादा ना हो, किसी एक के पास कम ना हो, और न्यायपूर्वक इसका बंटवारा हो। इसलिए ये अपने विचार यहाँ पे रखते हैं। किंतु आगे देखेंगे क्या डिफरेंट है। किंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि जो विषमता किन कारणों से उत्पन्न होती है। यानी इन्होंने बता दिया कि विषमता है तो संपत्ति को न्यायपूर्वक बांटिए, लेकिन ये नहीं बताया कि वो विषमता किन कारणों से उत्पन्न हुई है। तो इसलिए ये अन्य विचारकों से मार्क्स हट के है, क्योंकि ये समाज में उत्पन्न होने वाली आर्थिक जो व्यवस्था है उससे जो परिवर्तन हो रहा है समाज में, यानी जब कार्ल मार्क्स आता है तो कार्ल मार्क्स देखता है कि जो इंग्लैंड की जो समाजवादी व्यवस्था है वो पूंजीपतियों के हाथ में है। यानी पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग, ये दो वर्गों में ये जो समाज है बटा हुआ है। तो वो ये देखकर व्यवहारिक जीवन में उसको उतारता है और उसके बाद ही अपने विचार को रखता है। तो यहाँ पे बेपर महोदय कहते हैं, इसी संबंध में उन्होंने बताया कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, परंतु गुलाब के लिए कोई धरती नहीं तैयार की। यानी आप समझ सकते हैं कि वो जो समाजवादी विचारक थे उन्होंने एक सुंदर गुलाब तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि जो उस गुलाब की सतह है वो कितनी संतुष्ट है। इसलिए मार्क्स से पूर्व के समाजवादियों को स्वप्नलोकी समाजवादी या यूटोपियन सोशलिस्ट कहा जाता है। यानी जो इसके पहले जो समाजवादी विचारक हुए वो एक स्वप्नलोकी हुए। उन्होंने नैतिकता की बात की, आदर्शता की बात की, लेकिन व्यवहारिकता की बात उन्होंने नहीं की। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, चौथे पॉइंट में मार्क्स ने उसकी सफलता यहाँ असफलता होगा, असफलता से शिक्षा ग्रहण की तथा इतिहास के विश्लेषण से अपना विचार रखा। यानी उसने इतिहास को देखा और उसने 6 भागों में भी डिवाइड किया हुआ है। जब हम इतिहास का सिद्धांत पढ़ेंगे या मार्क्स का, तो उसमें देखेंगे कि वो बताता है कि किस तरह से समाज में इतिहास का परिवर्तन हुआ है। तो वो इतिहास का पहले विश्लेषण करता है, फिर अपने विचार को रख रहा है। तो इतिहास के विश्लेषण से अपना विचार रखा कि जो पुरानी व्यवस्था थी वह शोषण आधारित समाज का जन्म किस प्रकार से हुआ था। यानी जो पुरानी व्यवस्था थी उससे शोषण आधारित समाज का जो उस समय जो पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग हुआ है, दोनों में जो संघर्ष चल रही है वो कैसे उत्पन्न हुआ है, वो कैसे उसका जन्म हुआ है, वो उसका विश्लेषण इतिहास से जाकर और वर्तमान तक की विवेचना के साथ अपने विचार को प्रस्तुत करता है तथा इस व्यवस्था को किस प्रकार से समाप्त किया जाए या उसे परिवर्तित किया जाए, ये कार्ल मार्क्स बताता है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो आर्थिक जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था से समाज कितना बटा हुआ है, संपत्ति को लेकर व्यक्ति एक दूसरे से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो इसको देखकर ही वो बताता है कि इसका कैसे समाधान किया जाए और इनको उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। ये भी कार्ल मार्क्स ने बताया, तभी तो हम कार्ल मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाज एक काल्पनिक विचारधारा मात्र ना होकर यह विधिवत रूप से प्रतिपादित एक व्यवहारिक दर्शन है। यानी ये व्यवहार में हुआ है, जिसमें उसने विषमता और असमानता के कारण को ही नहीं खोजा बल्कि उसके निवारण की योजना भी प्रस्तुत की। यानी मार्क्स ने सिर्फ उसका कारण नहीं जाना कि ये जो समाज में विषमता उत्पन्न हुई है, जो वर्ग संघर्ष चल रहा है वो कैसे उत्पन्न हुआ है, उसको भी ये बताता है और इसके निवारण को भी उसने बताया है। इसलिए ही तो हम इसे प्रथम समाजवादी यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर इसे हम प्रथम समाजवादी विचारक मानेंगे। इसने आह्वान भी किया था कि विश्व के मजदूर एक हो जाओ,
क्योंकि तुम्हें खोने के लिए अपने जंजीर के अलावा कुछ भी नहीं है, जबकि पाने के लिए पूरा संसार है। आगे लांकास्टर के अनुसार लांकास्टर कहते हैं मार्क्सवाद के दो कर्म से यानी उसके दो कारणों से लांकास्टर जो बता रहे हैं कि जो मार्क्सवाद है वह दो कारणों से वैज्ञानिक समाजवादी कहलाता है। सबसे पहला है कि यह वास्तविकता पर आधारित ना होकर या वास्तविकता पर आधारित है, ना कि कल्पना पर। यानी इसके दो आधार आप मान सकते हैं कि ये समाजवादी किस तरह से हुआ, क्योंकि इसने वास्तविकता को महत्व दिया है, कल्पना को नहीं दिया है। इसकी पुरानी व्यवस्था को समझने की प्रणाली भी वैज्ञानिक थी और नई समझने के लिए भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी मार्क्स ने पुरानी व्यवस्था को भी समझा, वो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और जो आने वाली व्यवस्था है आर्थिक व्यवस्था उसको भी यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही बताता है। इसलिए जो इसका जो विचार है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है। आगे देखेंगे, मार्क्स ने इतिहास के आधार पर आधुनिक समाज का बहुत ही स्पष्ट और आलोचनात्मक वर्णन किया है तथा पूंजीवाद के देशों का वर्णन करने के साथ साथ पूंजीवाद का अंत और समानता पर आधारित वर्ग विभिन्न समाज की स्थापना के लिए योजना भी बताया है। यानी जो पूंजीपति और सर्वहारा श्रमिक वर्ग है उनको किस तरह से उनके बीच में समानता लाई जाए, इसको भी कार्ल मार्क्स ने बताया है तथा समाजवाद को उसने भावुकता और काल्पनिकता से निकालकर वास्तविकता और वैज्ञानिक रूप दिया है। इसी के आधार पर लास्की के अनुसार लास्की कहते हैं, किसी भी पहलू से देखा जाए तो कार्ल मार्क्स का जो चिंतन है सामाजिक दर्शन के इतिहास में एक युग है, क्योंकि इसने एक युग की अंत करने की बात रखी है और एक नए युग का जन्म देने की भी बात यहाँ करता है। इसलिए हम कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं वो वैज्ञानिकता के आधार पर लेते हैं और जो इसके दृष्टिकोण है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो आप समझ चुके होंगे कि हम कार्ल मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी विचारक क्यों मानते हैं। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा जिसमें हम कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।